हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। आज हम डिस्कस करेंगे आईएफआरएस 18 के एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि आईएफआरएस 18 में कुछ चेंजेस आए हैं। पहला चेंजेस सब टोटल ऑफ में जो इन प्रॉफिट और लॉस में जो इंट्रोडक्शन ऑफ सब टोटल हुआ है उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था एमपीएम्स मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स के बारे में। उसके बाद में हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन के बारे में। तो जिसमें से हम दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर और फंक्शन दिखा सकते हैं, मिक्स प्रेजेंटेशन भी अलाउड है और स्पेसिफाइड एक्सपेंस बाय नेचर का डिस्क्लोजर देना भी जरूरी है। तो इसमें एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन में आज हम बात करेंगे कि एग्रीगेटिंग आइटम्स के लिए मीनिंगफुल लेबल का क्या मतलब है और प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन के बारे में बोर्ड ने क्या बताया, किस तरह से आप चीजों को एग्रीगेशन डिसएग्रीगेट कर सकते हैं। इस टॉपिक के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैश फ्लो में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जो मेरे प्रिय बंधु कैश फ्लो बनाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कैश फ्लो में मेजर चेंजेस हम देखने को मिलेंगे। जी, तो पहले बात करते हैं अपने रिमेनिंग टॉपिक्स जो एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन के बारे में थे, जिसमें हमारा पेंडिंग आइटम थी एग्रीगेटिंग आइटम मीनिंगफुल लेबल का क्या मतलब है और प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन का क्या मतलब है। देखिए, बोर्ड ने क्लियर किया है। पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मीनिंगफुल लेबल के बारे में बात करूंगा। बोर्ड ने बहुत ही क्लियर किया है कि जो हमारी प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका मेन पर्पस क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड समरी बताना यूजर, ताकि उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले पाए। जो प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्ट्रक्चर्ड समरी के बारे में बात की है उसको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। अगर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आए तो उसके लिए हम नोट्स बनाते हैं। तो प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है स्ट्रक्चर समरी बनाना और जो मटेरियल आइटम्स है उसको नोट्स में दिखाना। तो नोट्स जो है हमारे वो एज अ सपोर्टिंग एविडेंस, एज अ बैकअप का काम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये बात उन्होंने क्लियर की है, ये आपको बात भली भांति पता भी होगी। जी, एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन को इससे किस तरह से रिलेट किया गया, उन्होंने बोर्ड ने ये बताया कि जो आइटम्स कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर दिए, जो आइटम्स सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करती हैं उनको क्लब करके दिखा दिया जाए। एग्रीगेशन एंड एग्रीगेट कर दिया जाए। डिसएग्रीगेशन का मतलब यहां पे ये बताया गया कि अगर कुछ सिंगल आइटम भी जो डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की है, डिसिमिलर जिसका कैरेक्टरिस्टिक बाकी से मिलता नहीं है, उसको आप अलग करके दिखा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि वो इंफॉर्मेशन जो है मटेरियल इन नेचर हो। मटेरियलिटी अब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिपेंड करती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की मटेरियलिटी अलग है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं। जो गाइडेंस स्टैंडर्ड में दिया वो ये बताया गया है कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की आइटम है उनको क्लब कर दिया जाए और जो अगर कोई एक डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अलग कर दिया। चाहे अगर सिंगल आइटम भी है उसको आप डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को आप अलग करके दिखा सकते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको समराइज करूं तो सिंपली ये बोला गया है कि जो सिमिलर नेचर के आइटम है उनको एग्रीगेट कर दिया जाए और कोई डिसिमिलर नेचर के आइटम उसको डिसएग्रीगेट कर दिया जाए। यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया गया है, हालांकि मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो प्लीज आप इसको मन की भावनाओं से भी देख लेना। ये दो प्लेन दिखाए गए हैं, तो अगर ये दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की है, सिमिलर, तो इसको आप एग्रीगेट कर सकते हो। नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए एक प्लेन और एक वैन दिखाई गई है, दोनों में कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है, तो इनको आप अलग अलग करके दिखा सकते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे परसिस्टेंस या अकरेंस कैसी है। अगर कोई रिकरिंग नेचर के आइटम्स है उनको इकट्ठे दिखा सकते हो, नॉन रिकरिंग को आप अलग करके दिखा सकते हो। दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल। इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो रिकरिंग के बेसिस पे आप एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन कर सकते हो। ये एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने। जी, तो ये इस कॉन्सेप्ट के बाद बोर्ड ने ये बताया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनीज जो लेबल यूज करती हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होता कई बारी, और ज्यादातर एक एज अ रेजिडुअल वो अदर्स की कैटेगरी में चीजों को डाल देते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू गिव मोर क्लैरिटी अबाउट दैट, अब हमें यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेटिव लेबल यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जो ऑब्वियसली बोर्ड के पब्लिकेशन से ही लिया है। तो आप इसको हम डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी आइटम्स को हम किस तरह से लेबल दे सकते हैं। देखिए,
सबसे पहला चेक है वेदर देयर इज अ मोर इंफॉर्मेटिव लेवल एग्रीगेट देन दी अदर। हम कुछ आइटम्स को क्लब कर रहे हैं, तो हमने उसको अदर में डाला, क्या अदर के अलावा कोई और मोर सुटेबल लेवल हो सकता है? अगर आपका आंसर है यस, तो सारी आइटम को, उन आइटम्स को क्लब करके इंफॉर्मेटिव लेवल में दिखाइए और जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको आप शोकेस कीजिए। अगर कुछ ऐसा लेबल आप यूज नहीं कर सकते अदर के अलावा, तो चेक कीजिए क्या आप उसको प्रिसाइज और पॉसिबल बना सकते हैं। यानी कि अगर वो एग्रीगेट आइटम्स जो है वो एक्सपेंस से रिलेटेड है और एक्सपेंस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आप उसको लिखिए अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर वो आइटम जो है इंटरेस्ट से रिलेटेड है, लाइक ये फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको लिखिए अदर फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस एक्सपेंस। तो आप लेबल को अगर अदर ही चूज करना है तो उसको प्रिसाइज और जितना पॉसिबल हो सकता है उसको प्रिसाइज कीजिए, लाइक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड अदर फाइनेंस जी। इसके बाद एक चेक आता है हमारा कि चेक वेदर एग्रीगेट आइटम इंक्लूड ओनली दोज आइटम विच आर नॉट मटेरियल। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव लैंग्वेज थोड़ा सा है यहाँ पे, कि चेक कीजिए कि क्या इसमें जो एग्रीगेटेड आइटम है उसमें जो इंफॉर्मेशन है मटेरियल नहीं है। मटेरियल नहीं है तो दो बातें होंगी, नहीं मटेरियल नहीं है इसका मतलब या तो होगा आंसर यस या होगा नो। तो यस का मतलब है कि मटेरियल आइटम्स नहीं है, यस का मतलब मटेरियल आइटम नहीं है, नो का मतलब यस मटेरियल आइटम है। अगर मटेरियल आइटम है तो मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करिए। तो ये और ये एक किस्म से एक ही तरह की स्ट्रेटेजी इनके लिए आप यूज करोगे कि इन दोनों के लिए आप मटेरियल इंफॉर्मेशन को यूज करोगे। मैं दोबारा से इस चेक पॉइंट को आपके सामने पढ़ता हूं। Check whether aggregating item include only those item for which information is not material. Not material word use किया गया, not material। हाँ मटेरियल नहीं है, नहीं मटेरियल है, ये वाली आइटम डिफाइन करा कि मटेरियल है। अगर मटेरियल है तो मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कीजिए जी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, अब मटेरियल इंफॉर्मेशन तो नहीं है बट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चेक वेदर एग्रीगेटिंग आइटम आर सफिशिएंटली लार्ज दैट यूजर ऑफ फाइनेंशियल माइट क्वेश्चन वेदर इट इंक्लूड आइटम फॉर विच इंफॉर्मेशन वुड बी मटेरियल। क्या आपको ऐसा लगता है, आपके लिए तो इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है, ये हमने कंक्लूड किया, बट क्या आपको लगता है कि यूजर आपसे इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकता है क्योंकि इतनी सारी आइटम्स को आपने एग्रीगेट किया है? और क्या यूजर आपसे मांग सकता है इंफॉर्मेशन की क्या जो एग्रीगेशन किया है वो मटेरियल है या नहीं है? अगर आपको लगता है कि नहीं, यूजर को कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा, तो आपको कुछ आगे नहीं करना। बट आपको लगता है कि हाँ यार, कि इतनी सारी आइटम्स हमने ऐड कर दी हैं तो यूजर इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकता है, तो आप पहले ही उसको बता दो कि इसमें कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो कि मटेरियल है। इसमें कोई भी आइटम, इन एग्रीगेटिंग आइटम में कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो मटेरियल है। पहले ही आप उसको डिस्क्लोज कर दो। यूजर के दिमाग को पढ़िए आप और देखिए क्या वो आप फाइनेंशियल देखने के बाद वो मांग सकता है आपसे कि इन एग्रीगेटेड आइटम्स में क्या क्या इंक्लूड है। अगर आपको लगता है कि मांग सकता है तो पहले उसको नोट्स में बता दीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, उसके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, तो कोई भी फर्दर कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम क्या डिस्कस करें, हम डिस्कस करें कि अगर हम किसी आइटम्स को एग्रीगेट करते हैं तो लेबल कैसे डिसाइड करें, क्या नाम क्या दें, उसका नाम क्या दें। नाम के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या कोई जब आप किसी आइटम को नाम दे रहे हो तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अदर के अलावा कोई नाम दीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो नाम दीजिए और डिस्क्लोज कीजिए मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा या आपके पास कोई चॉइस नहीं है अदर के अलावा देने की, तो आप उसको अदर का नाम दीजिए, बट प्रिसाइज नाम दीजिए। क्या वो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या अदर फाइनेंस कॉस्ट है। उसके बाद आपको चेक करना है क्या वो इंफॉर्मेशन जो आप देने जा रहे हैं वो मटेरियल इन नेचर है या नहीं है। अगर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है तो यहां पे आएंगे, आपको डिस्क्लोज करना होगा। यहां पे क्वेश्चन इस तरह से पुट किया गया कि चेक कीजिए कि वेदर द एग्रीगेटेड आइटम इज नॉट मटेरियल। आंसर इज नो। इसका मतलब है कि ये मटेरियल आइटम है। अगर मटेरियल आइटम है तो डिस्क्लोज कीजिए। अगर मटेरियल आइटम नहीं है, अगर मटेरियल आइटम नहीं है तो चेक कीजिए क्या जो आपने एग्रीगेशन किया है क्या यूजर आपसे मांग सकता है इसकी फर्दर डिटेल। अगर आपको लगता है कि फर्दर डिटेल मांग सकता है तो पहले ही फाइनेंशियल में बता दीजिए उनको कि जो हमने एग्रीगेशन किया है, जो एग्रीगेटिंग आइटम्स है, इनमें कोई भी आइटम मटेरियल नहीं है, आप उसको पहले बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि
वो उनके लिए कोई रेलिवेंट नहीं है, तो आप फर्दर कंसिडरेशन इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा लेबल्स के बारे में। अब दिल थाम के बैठ जाइए, खासकर मेरे वो बंधु जो कैश फ्लो बनाते हैं, मेरे प्रिय बंधु कैश फ्लो वाले, सुनिए जरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जैसे हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं मेनली, तो उसमें क्या एक कॉमन अप्रोच क्या आ रही थी, बोर्ड के सामने क्या दिक्कत आ रही थी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे वेरिएशंस था कंपनी वाइज कंपनी। एक सर्वे किया गया, उसमें यह पाया गया कि 41% जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट और लॉस को बेस मान के अपना कैश फ्लो स्टार्ट करते थे। इसी तरह से 32% प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेस मान के चलते थे, 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मान के और 16% के आसपास अदर सब टोटल यूज करते थे। तो एक जो कॉमन पॉइंट निकल गया, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कैश फ्लो का नहीं समझ में आ रहा था, नहीं निकल के आ रहा था, जिससे कि यूजर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करे। कुछ कंपनीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रही थी, कुछ कंपनी प्रॉफिट और लॉस यानी कि आफ्टर टैक्स का बैलेंस उठा के कैश फ्लो स्टार्ट कर रहे थे। अब बोर्ड ने IFRS 18 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा कैश फ्लो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो कैश फ्लो का होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। दिस इज नाउ क्लियर। तो कोई किसी कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेने का पर्पज एक ये भी था क्योंकि हमने प्रॉफिट और लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस दिया, एक नया सब टोटल लेके आए हैं। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में यूजर्स को काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट भी कैश फ्लो का वहीं से शुरू किया गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। जी, पहला पॉइंट तो आपके लिए ये रेलिवेंट है। दूसरा पॉइंट, जब जर्नल मॉडल की बात करते हैं, आपको पता होगा कि हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ जनरल मॉडल बिजनेस होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। अभी हम जनरल के बारे में बात किए हैं, वहां पे पहले चॉइस होती थी कि आप इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग में भी दिखा सकते हैं, फाइनेंसिंग में भी दिखा सकते हैं, बट अब बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, और अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग में जाएगा। देयर इज नो चॉइस। आपको चॉइस नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग में, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। हाँ, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो वो ऑपरेटिंग में भी जा सकता है। तो वो बातें डिफरेंट होंगी, बट यहाँ पे हमने जनरल मॉडल के हिसाब से बताया। स्पेसिफाइड में बिजनेस के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग। जी, तो ये मेजर चेंज आया था कैश फ्लो में। आई होप आपको समझ में आएगा। और एक बैलेंस शीट में भी छोटा सा चेंज आया कि आपको एक नई लाइन आइटम दिखानी पड़ेगी ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, जिसमें आपको गुडविल को शोकेस करना होगा। हमारी बैलेंस शीट में जैसे फर्स्ट आइटम हमारे पास आ गई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद आपको गुडविल को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स। तो पहले गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट्स में ही दिखा देते थे, बट अब आप उसको अलग से उसको शोकेस करेंगे गुडविल को, और इस तरह से हम टोटल नॉन करंट एसेट्स पे अराइव हो जाएंगे। जी, तो ये सारे चेंजेस हमने IFRS 18 में डिस्कस किए हैं। IFRS 18 की सीरीज आई होप आपको समझ में आई होगी, और मैं एक बार क्विकली 1 मिनट से कम समय के अंदर सभी पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करता हूं और फिर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जी, IFRS 18 जो है वो IAS 1 को रिप्लेस कर रहा है 1 जनवरी 2027 से एप्लीकेबल। ये बात आप सबको क्लियर है। इसमें जो मेजरली चेंजेस आए हैं वो 3 चेंजेस आए हैं। एक पहला हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2 नए सब टोटल हमें दिखाने होंगे जी, सो दैट हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को अलग से दिखा सके प्रॉफिट और लॉस में। जी, दूसरा चेंज आया था मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर में, कि हमें जो हमारे एमपीएम्स है उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और एक क्या क्या चीजें एमपीएम में आती हैं, क्या क्या चीजें एमपीएम में नहीं आती है। मेनली प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड चीजें एमपीएम में आती है, और उसका एक फर्दर रिकंसिलिएशन हमें दिखाना पड़ता है। उसके बारे में एमपीएम में हमने ये डिस्कस किया था। देन उसके बाद एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन में हमने डिस्कस किया था कि मेनली 4 चीजों पे चेंजेस आए हैं, कि अब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बाय नेचर और फंक्शन के कॉम्बिनेशन मिक्स प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। 5 जो आइडिया मैंने आपको बताए थे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। फिर आज हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम है उनको क्लब कर दीजिए, एग्रीगेट कर दीजिए, डिसिमिलर को आप अलग करके दिखा सकते हैं।
और उसके बाद मीनिंगफुल लेबल्स में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप मीनिंगफुल लेबल दिखा सकते हैं। और कैश फ्लो में तो हमने अभी डिस्कस किया कि आपका जो इनडायरेक्ट मेथड स्टार्टिंग पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, और इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में, पेड हो रहा है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, और बैलेंस शीट में आपको गुडविल को अलग से शो करना है। आई होप आपको वीडियो IFRS 18 की अच्छे से समझ में आई होगी।